बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक पाठ जिसका शीर्षक है निबंध लेखन। ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। आप सभी को निबंध लिखना आना चाहिए और आप एक अच्छा निबंध कैसे लिख सकते हैं, आइए सीखते हैं इस पाठ में। तो बच्चों, ऐसे राइटिंग कैसे की जाएगी। निबंध द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों, घटनाओं, कथाओं, उदाहरणों को अभिव्यक्त करता है। निबंध लिखने से पहले निम्नलिखित निर्देशों को अवश्य पढ़िए। तो बच्चों, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है जो महत्वपूर्ण बातें हैं। निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। निबंध का प्रथम अनुच्छेद अर्थात प्रस्तावना आकर्षक होनी चाहिए, जिससे कि लोग आकर्षित हों और आपके निबंध को आगे पढ़ें। निबंध की भाषा सरल, सुबोध व आकर्षक होनी चाहिए। निबंध में वाक्य अधिक लंबे नहीं होने चाहिए। निबंध में व्यर्थ प्रसंग या समानांतर उदाहरण नहीं देने चाहिए। उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए और साथ ही बच्चों, निबंध निर्धारित पृष्ठों का होना चाहिए। उसका अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आइए अब जानते हैं निबंध के अंग के बारे में कि इस निबंध के कितने अंग होते हैं। तो बच्चों, मुख्यतया इसके 3 अंग हैं। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है विषय वस्तु और तीसरा उपसंहार। तो बच्चों, प्रस्तावना में हम क्या क्या लिखते हैं, इसे निबंध का आरंभ भी कह सकते हैं। इसमें निबंध के विषय का परिचय दिया जाता है। अगला है बच्चों विषय वस्तु। यह निबंध का मध्य भाग होता है जिसमें निबंध के विषय का विस्तार किया जाता है। इस भाग में विचार क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से आने चाहिए। अगला है बच्चों उपसंहार। यह निबंध का अंत होता है। उपसंहार रोचक व प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे निबंध में व्यक्त विचार पाठक के हृदय तक गहरा प्रभाव छोड़ जाएं। तो आइए बच्चों, देखते हैं कुछ निबंधों के उदाहरण आपको दिए गए हैं जिनसे आप एक अच्छा निबंध लिखना सीख पाएंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहला निबंध है स्वतंत्रता दिवस। सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है। कैसे? हमारे देश में 2 प्रकार के त्योहार हैं। स्थानीय त्योहार, जिसके अंतर्गत होली, दिवाली, रक्षाबंधन आते हैं। दूसरा है बच्चों राष्ट्रीय त्योहार, जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर आदि आते हैं। इनमें स्वतंत्रता दिवस का हमारे इतिहास में अलग ही महत्व है। सदियों की गुलामी के बाद इस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली। तो बच्चों, अगला है इसमें बिंदु स्वतंत्रता दिवस का महत्व। अब देखिए महत्व कैसे लिखेंगे। स्वतंत्रता दिवस का भारतीय इतिहास में विशेष महत्व है। इस दिन हम उन महान वीरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। आज हम उन्हीं की बदौलत आजाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। यह दिन हम सब भारतीयों को प्रेरणा देता है कि हम इस दिन के महत्व को समझें और जीवन पर्यंत देश की रक्षा का प्रण लें। यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम इसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर दें। हमें इस दिन को बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाना चाहिए। तभी यह सिद्ध होगा कि हम अपने राष्ट्र के प्रति दृढ़ अनुराग है, यानी कि हम अपने राष्ट्र को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो बच्चों, अब देखिए मनाने का ढंग। कैसे मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस। हर वर्ष 15 अगस्त के दिन देश भर के सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। विशेष रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त का समारोह देखने योग्य होता है। लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। समारोह की समाप्ति के उपरांत राष्ट्रगान के साथ सभा विसर्जित हो जाती है। अगला बिंदु है बच्चों विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह, यानी कि आप अपने विद्यालय में इसको कैसे मनाते हैं। इस दिन गांव-गांव व नगर-नगर में प्रभात फेरियां करने के बाद विद्यार्थी विद्यालयों में एकत्र होते हैं। वहां झंडारोहण मुख्य अध्यापक के द्वारा किया जाता है। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तथा देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं। कविता पाठ होता है, गीत तथा भाषण होते हैं। देशभक्ति के गीतों, कविताओं व भाषण को सुनकर विद्यार्थियों के मन में देश के प्रति प्रेम एवं त्याग की भावना जागृत होती है। अंत में मुख्य अध्यापक या प्रधानाचार्य देश के नाम संदेश देते हैं। तत्पश्चात
मिष्ठान यानी बच्चों मिठाई वितरित की जाती है। इस दिन खेल प्रतियोगिताओं को भी महत्व दिया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद खेल कूद कार्यक्रम होता है। अब बच्चों इसका उपसंहार कैसे करेंगे, तो इसका उपसंहार ऐसे लिखेंगे हम कि स्वतंत्रता दिवस का महत्व राष्ट्र के इतिहास में स्मरणीय रहेगा। यह दिवस हमारे पूर्वजों के त्याग एवं बलिदान की याद हमें सदैव दिलाता रहेगा, जिससे हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को उनके अच्छे कार्यों से प्रेरणा मिलेगी। हमारा यह कर्तव्य होगा कि हम इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहें। तो बच्चों आपने देखा कि निबंध हम कैसे लिख सकते हैं, प्रस्तावना, उपसंहार, इन बिंदुओं के अंतर्गत हम कैसे कैसी बातों को, कैसे कैसे विचारों को स्थान दे सकते हैं। तो बच्चों ऐसे ही एक अन्य उदाहरण भी है जो दीपावली के ऊपर आपके पुस्तक में दिया गया है। तो बच्चों देखिए आप दीपावली पर निबंध कैसे लिखेंगे। प्रस्तावना से हम शुरू करते हैं। भारत वर्ष एक विशाल देश है। इसमें विभिन्न जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। सभी अपने अपने त्योहारों को अपने अपने ढंग से मनाते हैं। हिंदुओं के भी कुछ त्योहार हैं जिनके नाम है होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन आदि। उनमें दीपावली का अपना अलग महत्व है। यह एक सामाजिक पर्व है। अब बच्चों जानते हैं दिवाली का अर्थ। दीपावली का शाब्दिक अर्थ है दीप धन अवली। बच्चों दीप का अर्थ तो दीपक से है तथा अवली का अर्थ पंक्ति से है, अर्थात दीपों की कतारें यानी पंक्तियां। अब बच्चों मनाने का समय, दीपावली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। मनाने का कारण, अब बच्चों इसको हम क्यों मनाते हैं इसका कारण भी आप बताएंगे। इस त्योहार को मनाए जाने के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान राम लंका के राजा रावण को मारकर अयोध्या वापस लौटे थे और उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे। तभी से लोग इस पर्व को मनाते चले आ रहे हैं। जैनियों के अनुसार वर्धमान महावीर इसी दिन महाज्योति में विलीन हुए थे। आर्य समाज के संस्थापक और महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद को इसी दिन मोक्ष प्राप्त हुआ था। अगला है बच्चों मनाने का ढंग। दीपावली पर लोग घर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हैं। इस पर्व के 2 सप्ताह पूर्व लोग अपने घरों की पुताई व रंगाई का काम शुरू कर देते हैं। घरों को खिलौने, तिथि पत्रों, गुब्बारों तथा बिजली के बल्बों से सजाते हैं। दीपावली के दिन लोग महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। तत्पश्चात एक दूसरे के घरों में मिठाई, खील, बतासे, फल आदि लेते हैं। इस दिन बच्चों में पटाखों के प्रति जोश व उत्साह होता है। वे पटाखे, फुलझड़ियां, बम, चरखी जैसी चीजों को जलाकर तथा विस्फोटित कर बड़े उत्तेजित होते हैं। कुछ लोग इस दिन शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। व्यापारी लोग इस दिन अपने नए बही खाते आरंभ करते हैं। अगला बिंदु है बच्चों दीपावली का महत्व। अब आपको महत्व भी बताना है कि इसका क्या महत्व है। दीपावली का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। रात्रि की रंग बिरंगी प्रकाश बत्तियों, बल्बों को देखकर बच्चे बड़े उत्साहित होते हैं। रात्रि की सुंदरता सभी को भाती है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर स्वर्ग की सी सुंदरता छा गई है। घरों की सफाई करने से कीड़े मकोड़े आदि सब नष्ट हो जाते हैं। घर स्वच्छ और सुंदर लगते हैं। आपस में मिठाई, खील, बतासे, फल आदि का आदान प्रदान करने से आपसी प्रेम बढ़ता है। हम एक दूसरे के निकट आते हैं। इस प्रकार हम आपसी भेदभावों को दूर करते हैं। अगला बिंदु है बच्चों इसी निबंध का पर्व के दोष, यानी दीपावली के पीछे दोष भी है। क्या दोष है दीपावली पर्व पर? इस त्योहार में एक बुराई है, वह है शराब का सेवन व जुआ खेलना। ऐसी कुप्रथा का त्याग करना चाहिए, क्योंकि शराब पीने से लोग आपस में लड़ते हैं, जिससे मनमुटाव होता है। जुआ तो इस दिन कई परिवारों की बर्बादी को कगार पर पहुंचा देता है। अतः इस बुरी आदत का त्याग कर देना चाहिए। बच्चों को पटाखों का सावधानी से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे भी कई जगह आगजनी की घटनाएं, शरीर के अंग का जलना आदि दुर्घटनाएं हो जाती हैं। पटाखों के बारूद की दुर्गंध प्रदूषण को बढ़ाती है। हमें पर्यावरणीय प्रदूषण को नहीं बढ़ाना चाहिए बच्चों। अब देखिए इसका उपसंहार हम कैसे लिखेंगे। त्योहार हमारे सामाजिक एकता व प्रेम के प्रतीक हैं।
हमें इन्हें बड़े प्रेम से मनाना चाहिए। इनसे मिलने वाली शिक्षा को मन में धारण करना चाहिए। यह त्योहार हमें सिखाता है कि बुराई अधिक समय तक नहीं चलती है, आखिर अच्छाई उसे पराजित कर ही देती है। आज हमें स्वच्छ व पवित्र समाज की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति हम अपने पर्वों को हंसी, खुशी व प्रेम के साथ मनाकर कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि हमने दीपावली पर एक सुंदर निबंध कैसे लिखा। आइए अब एक तीसरा उदाहरण है जिसमें वर्षा ऋतु पर आपको निबंध कैसे लिखना है ये बताया गया है। तो सबसे पहले बच्चों प्रस्तावना देख लेते हैं। ऋतुएं आती हैं, कुछ समय तक अपना प्रभाव दिखाती हैं, फिर चली जाती हैं। भिन्न भिन्न ऋतुएं समयानुकूल, अच्छी और सुखद मानी जाती हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर 2 माह बाद एक ऋतु होती है। यहाँ कुल 6 ऋतुएं हैं। ये ऋतुएं हैं बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। इनमें वर्षा ऋतु की तो 2 प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। पहली सुख पहुंचाने वाली और दूसरी विनाशकारी। अब बच्चों देखो, सुख देने वाली प्रवृत्ति कौन सी है वर्षा ऋतु की? वर्षा ऋतु से पहले ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपने प्रचंड प्रताप से धरती को गर्म करके वहां रहने वाले प्राणियों को व्याकुल कर देता है। गर्म लू चलती है, पानी के लिए त्राही त्राही मच जाती है। बालक वृद्ध सभी परेशान रहते हैं। सभी की दृष्टि आकाश की ओर होती है कि शायद कहीं कोई बादल दिखाई दे। जब उन्हें आकाश में काले काले बादल आगमन करते हुए दिखाई देते हैं तो वे फूले नहीं समाते। फूलाना समाना यानी कि बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाना। बिजली की चमक के साथ रिमझिम वर्षा गर्मी से तप्त व प्यासी पृथ्वी को तथा उसमें रहने वाले सभी जीव जंतुओं को अपार सुख प्रदान करती है। जंगलों में मोर नाचने लगते हैं, सभी के चेहरे पर खुशी होती है। कुछ ही दिनों में धरती में चारों ओर हरियाली छा जाती है। लोग मन ही मन में इंद्रदेव को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से सूखी नदी नालों खेतों में पानी भर जाता है, जिसमें मेढक की टर्र टर्र, झींगरों की झंकार और जुगनुओं की चमक दमक रात्रि में भी आनंद देती है। तो बच्चों, सावन के महीने में नव युवतियां झूला झूलती हैं और सावन के गीत गाती हैं। आकाश में इंद्रधनुष को देखकर आंखों को बड़ा सुख मिलता है। इस महीने में आमों की बहार होती है। लाल पीले आमों को देखकर मुंह में स्वयं पानी आने लगता है। दूध के साथ आमों को खाने से शरीर में शक्ति बढ़ती है। तो बच्चों, ये तो था सुख देने वाली प्रवृत्ति। अब वर्षा ऋतु की विनाशकारी प्रवृत्ति की ओर भी देख लेते हैं। यद्यपि इस ऋतु के अनेक लाभ हैं, परंतु कुछ हानियां भी हैं। वर्षा होने के कारण मच्छर बढ़ जाते हैं, जिसके कारण मलेरिया फैल जाता है। सड़कों, रेलवे लाइनों में पानी भर जाता है, जिससे यातायात ठप हो जाता है। जब वर्षा अधिक हो जाती है तो नदी का पानी अपने किनारों को तोड़कर आसपास के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। सारा क्षेत्र पानी में डूब जाता है। खेत, खलिहान, मानव तथा उसकी धरोहर वस्तुएं सबको बाढ़ निगल लेती है। गांव के गांव बाढ़ के साथ बह जाते हैं। पानी कई मीटर ऊपर उठ जाता है। बाढ़ के कहर से बचना असंभव हो जाता है। अब देखिए बच्चों, इसका उपसंहार देख लेते हैं। वर्षा ऋतु हमें कितना भी कष्ट क्यों न दे, फिर भी उसका स्वागत है। वह न केवल किसानों को लाभ पहुंचाती है, बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं, प्राणियों को गर्मी की तपन के बाद राहत देती है। पृथ्वी को हरा भरा करके वर्षा मानव, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा अन्य जीव जंतुओं को भोजन प्रदान करती है। तो बच्चों, आपने देखा वर्षा ऋतु के ऊपर यह निबंध, जिसमें उसकी अच्छी प्रवृत्तियां और उसकी बुरी प्रवृत्तियां बताई गई थी। साथ ही प्रस्तावना के साथ उपसंहार आप कैसे लिखेंगे ये भी बताया गया था। बच्चों, अगला निबंध, खेलों का महत्व। इसकी प्रस्तावना देखते हैं बच्चों। आज से 2-3 दशक पहले एक कहावत प्रायः सुनी जाती थी, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। किंतु आज जब हम खेलों का नाम लेते हैं तो हमारे सामने सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार, मैरी कॉम जैसे चेहरे सामने आ जाते हैं।
ये वे खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेलों के माध्यम से न केवल अपने परिवार का अपितु राष्ट्र का भी नाम ऊंचा किया है। धन और मान सम्मान की आज इसके पास कोई कमी नहीं है। अब बच्चों अगला बिंदु देखते हैं, खेलों का महत्व। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। आज के समय में जो लोग विद्यार्थियों को खेलने के समय की बर्बादी मानते हैं, उन्हें पुनः सोचने की आवश्यकता है। जिस प्रकार पुस्तकें पढ़ने से हमारे ज्ञान का विकास होता है, उसी प्रकार खेलने से हमारे शरीर का विकास होता है। नियमित रूप से खेलना व्यायाम का ही रूप है, जिससे शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है और शरीर बलवान और सुंदर बनता है और बीमारी पास नहीं आती। अब देखिए बच्चों, खेलों के प्रकार तो कौन कौन से खेल हैं बच्चों? मुख्यतः खेल दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो घर में बैठकर ही खेले जाते हैं, जैसे लूडो, शतरंज, कैरम बोर्ड, वीडियो गेम आदि। परंतु इन खेलों से शारीरिक व्यायाम नहीं होता। मैदान में खेले जाने वाले खेल ही अधिक लाभदायक हैं। इन खेलों में कबड्डी, कुश्ती, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन आदि आते हैं, जिनसे मनोरंजन के साथ साथ शारीरिक व्यायाम भी होता है। अब देखिए बच्चों, खेलों से लाभ हमें क्या क्या लाभ होते हैं? खेलों के द्वारा हमारे व्यक्तित्व में अनेक गुणों का समावेश होता है। खेलने से हमारे अंदर धैर्य, आत्मविश्वास, अनुशासन, दृढ़ता, सहयोग और नेतृत्व की भावना का विकास होता है। हमें हार और जीत दोनों में ही अपने मनोभावों पर नियंत्रण रखना आता है। अब इसका उपसंहार देख लीजिए बच्चों। आज एक ओर जनसंख्या की अधिकता के कारण खेल के मैदान सीमित होते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर अनेक प्रकार के आधुनिक उपकरण आ जाने से बच्चों का ध्यान टीवी, कंप्यूटर और वीडियो गेम की ओर अधिक रहने लगा है। खेद की बात है कि दुनिया के कई छोटे छोटे देश भी ओलंपिक की पदक तालिका में भारत से ऊपर रहते हैं। यह निश्चय ही निराशाजनक है। सरकार को चाहिए कि विद्यालयों में शिक्षा के साथ साथ खेलों की भी उचित व्यवस्था करें। आज खेलों में धन और सम्मान दोनों ही उपलब्ध हैं। खेलों को आजीविका की तरह लिया जाना चाहिए, न कि मात्र एक शौक की तरह। बच्चों, आपने देखा खेलों के ऊपर ये निबंध था और आपने सीखा होगा कि आप कैसे एक अच्छे निबंध को लिख पाएंगे। अब देखिए अगला उदाहरण है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अथवा मेरा प्रिय नेता। तो बच्चों, मेरा प्रिय नेता देंगे तो आप उसमें कोई भी नेता लिख सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर तो ये निबंध है ही। आइए शुरू करते इसकी प्रस्तावना को। मानव जाति को समय समय पर राह दिखाने के लिए अनेक महापुरुषों का जन्म इस धरती पर हुआ है। रावण के अत्याचारों से ऋषि मुनि, राजा व प्रजा को बचाने के लिए अयोध्या में दशरथ के घर राम ने जन्म लिया था। मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए देवकी वासुदेव के यहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसी प्रकार भारत भूमि को अंग्रेजों के क्रूर अत्याचारों से बचाने के लिए गुजरात के काठियावाड़ प्रांत में करमचंद्र गांधी के परिवार में मोहनदास यानी महात्मा गांधी ने जन्म लिया। महात्मा गांधी जी आधुनिक युग के सत्य एवं अहिंसा के अवतार हुए। उन्होंने भारत को न केवल स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि भारत के लोगों का मार्गदर्शन भी किया। सभी उन्हें बापू कहकर पुकारते थे। पूरा देश उन्हें राष्ट्रपिता मानता है। अब बच्चों देखिए उनकी जन्म और शिक्षा के बारे में देखते हैं। 2 अक्टूबर सन 1969 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में करमचंद्र के घर एक विलक्षण बालक ने जन्म लिया। यही बालक आगे चलकर महात्मा गांधी के नाम से विख्यात हुआ। इनके पिता रियासत के दीवान थे। उनकी मां धार्मिक विचारों की महिला थी। अपनी मां से इन्होंने सदाचार की शिक्षा ली, जिसका इन्होंने जीवन भर उपयोग किया। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने राजकोट में पाई। उन दिनों बाइस्कोप वाले गांव-गांव, गली-गली घूमा करते थे। 1922 में इन्होंने हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के नाटक देखे। इन दोनों नाटकों का उनके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कस्तूरबा जी से कर दिया गया। मैट्रिक पास करके गांधी जी वकालत की शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। वहां जाने से पहले उन्होंने अपनी मां के सामने कसम खाई कि वह मांस, मदिरा और परनारी से दूर रहेंगे। उन्होंने अपनी इस कसम को पूर्ण रूप से निभाया। वहां से वे वकालत पास करके भारत लौटे। अब देखिए बच्चों, जीवन में देश के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए। वकालत सीखने के बाद जब वे भारत लौटे, वे एक सफल वकील बनना चाहते थे, परंतु ईश्वर को यह मंजूर न था। उस समय
जब भारत एक अच्छे नेता के अभाव में डगमगाने लगा, तब देश को एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो सत्य, अहिंसा तथा सेवा से राष्ट्र को एक सूत्र में बांधकर उसे पराधीनता यानी दूसरों की गुलामी से मुक्ति दिलाए। अगला बिंदु बच्चों, भारत को आजादी दिलाने में महात्मा गांधी का योगदान। भारत लौटकर उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया। भारत की दुर्दशा को देखकर उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने का निश्चय किया। उन्होंने सन 1921 में असहयोग आंदोलन चलाया। 1930 में उन्होंने नमक कानून का विरोध किया। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। उनके द्वारा लड़ी गई सत्य एवं अहिंसा की लड़ाई में अंग्रेजी राज्य की नींव हिल गई। उन्हीं के प्रयास से 15 अगस्त सन 1947 को देश आजाद हुआ। अब जो अंत में इसका उपसंहार भी देख लेते हैं। 30 जनवरी सन 1948 को प्रार्थना सभा में जाते समय गांधी जी पर नाथूराम गोडसे के उनके चरण छूने के बाद उनके सीने पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस तरह मानवता का रक्षक सदा के लिए हमसे बिछुड़ गया। सारा देश उनकी मृत्यु पर रोया। यद्यपि आज वे हमारे मध्य नहीं हैं, फिर भी उनके विचार अभी भी लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो बच्चों, महात्मा गांधी जी के ऊपर या मेरे प्रिय नेता के ऊपर आपने देखा कि किस प्रकार आप एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। इसका उदाहरण आपको यहाँ पे दिया गया था। अब अगला उदाहरण है बच्चों विज्ञान के चमत्कार। आइए बच्चों इसकी प्रस्तावना देखते हैं। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। आज विज्ञान ने हमारे जीवन को इतना अधिक प्रभावित कर दिया है कि इसके बिना जीवन की कल्पना ही संभव नहीं है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान के चमत्कार देखे जा सकते हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल जागने से लेकर रात्रि में सोने तक ही नहीं, वरन सोते समय भी मनुष्य वैज्ञानिक उपलब्धियों के सुखों का उपभोग करता है। विज्ञान की देन। जब हम विभिन्न क्षेत्रों पर दृष्टि डालते हैं तो विज्ञान के चमत्कारों को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। आइए कुछ क्षेत्रों पर दृष्टि डालकर देखें। तो बच्चों, पहला है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान की उपलब्धियां अचंभित कर देने वाली हैं, यानी कि हमें आश्चर्य से भर देती हैं। बच्चों, पहले जो बीमारियां लाइलाज समझी जाती थी, यानी कि जिनका कोई भी इलाज नहीं था बच्चों, वे आज असाध्य नहीं रही, यानी कि उनको साध लिया गया है, उनका इलाज ढूंढ लिया गया है। आज शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण भी होने लगा है। अनेक बीमारियों को समय रहते ही पहचान लिया जाता है और उनका सफलतापूर्वक इलाज कर दिया जाता है। तो बच्चों देखिए, अब देखते हैं अगला कृषि के क्षेत्र में। तो बच्चों, आज वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण विश्व में कृषि उत्पादन असाधारण गति से बढ़ा है। सारे विश्व में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, किंतु विविध रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और उन्नत किस्म के बीजों तथा उन्नत पशु नस्लों के साथ सारी आबादी का पेट भरने की व्यवस्था हुई है। अगला है बच्चों परिवहन के क्षेत्र में। परिवहन के क्षेत्र में तो विज्ञान ने बहुत ही परिवर्तन कर दिए हैं। पहले एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा में काफी समय लग जाता था, किंतु आज मनुष्य लंबी से लंबी दूरी की यात्रा भी कुछ ही घंटों में पूरी कर लेता है। बसों, रेलों और विमानों ने दो स्थानों के बीच की दूरी को बहुत कम कर दिया है। अगला है बच्चों मनोरंजन के क्षेत्र में। मनोरंजन के क्षेत्र में भी विज्ञान की उपलब्धियां अत्यंत महत्वपूर्ण रही हैं। टीवी, सिनेमा, वीडियो, ऑडियो, रेडियो आदि ने मनोरंजन को सुगम और सस्ता बना दिया है। दूर देशों में होने वाले कार्यक्रमों का आनंद घर में बिस्तर पर लेटे हुए लिया जा सकता है। अगला है बच्चों बिंदु संचार के क्षेत्र में। दूर संचार के क्षेत्र में तो विज्ञान की उपलब्धियां सबसे अधिक अचंभित करने वाली रही हैं। किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारत के लगभग हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन होगा। संचार की सुविधा के कारण आज समस्त विश्व इतना छोटा हो गया है कि अपने प्रियजनों से 7 समंदर पार बैठे होने पर भी पलक झपकते ही बात की जा सकती है। इतना ही नहीं, इंटरनेट और वीडियो कॉल के माध्यम से अब उन्हें देखा भी जा सकता है। तो बच्चों, अब इसका उपसंहार देखिए हम कैसे कर सकते हैं। संक्षेप में लिखा जा सकता है कि विज्ञान की उपलब्धियों का लाभ उठाए बिना हमारा काम नहीं चल सकता। विज्ञान निश्चय ही मानव जीवन के लिए वरदान है, किंतु इसी विज्ञान के कारण कुछ दुष्परिणाम भी मानव जाति के सम्मुख
आ रहे हैं। तो बच्चों कौन कौन से हैं? प्रदूषण, घातक हथियार, तापमान का बढ़ना, अंधाधुंध विकास का ही परिणाम है। हमें विज्ञान को सेवक बनाना है, स्वयं उसका सेवक नहीं बनना है, अन्यथा एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि मानव जाति ही नष्ट हो सकती है। तो बच्चों आपने देखा विज्ञान के ऊपर ये निबंध, और बच्चों आपको इसको बार बार इसका अभ्यास करना है और ये कई बार परीक्षाओं में आता है, उसकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला उदाहरण है कंप्यूटर। तो बच्चों इसकी प्रस्तावना देखिए। आज आप बैंक, ऑफिस, डाकघर, अस्पताल कहीं भी जाएं, प्रत्येक स्थान पर कंप्यूटर ही कंप्यूटर दिखाई देते हैं। वास्तव में अगर आज के युग को कंप्यूटर का युग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जीवन का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र बचा होगा जहां कंप्यूटर का प्रयोग न होता हो। यही कारण है कि आज लगातार कंप्यूटर सीखने और सिखाने की मांग बढ़ रही है और प्रत्येक घर में इसका होना आवश्यक हो गया है। अब देखिए बच्चों कंप्यूटर का अर्थ व उपयोग। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो तमाम महत्वपूर्ण सूचनाओं को अपने में सहेज कर रख सकता है। विभिन्न प्रोग्रामों की सहायता से इसमें विभिन्न कार्य सरलता, सटीकता और शीघ्रता से किए जा सकते हैं, जिन्हें हाथों से करना या तो असंभव है या फिर उनमें बहुत अधिक धन और समय की आवश्यकता होती है। अगला है बच्चों कंप्यूटर का इतिहास। आरंभ में कंप्यूटर एक कैलकुलेटर जैसा यंत्र था जिसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज नामक व्यक्ति ने किया था। उसने 19वीं शताब्दी के आरंभ में ऐसा यंत्र बनाया था जो लंबी लंबी गणनाएं कर उन्हें छाप देता था। इसे पहला कंप्यूटर माना जा सकता है। इसमें निरंतर सुधार किया जाता रहा। इसके बाद आधुनिक कंप्यूटर अस्तित्व में आया। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है, ठीक हमारे मस्तिष्क की तरह, अर्थात उसमें कोई भी जानकारी या सूचना डालकर सुरक्षित रखी जा सकती है और आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त की जा सकती है। जो काम कंप्यूटर पर करना होता है उसके लिए विशेष भाषा में संकेत तैयार किए जाते हैं। इन संकेतों और निर्देशों को कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों कंप्यूटर का महत्व। आज जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। लोग कंप्यूटर को अपने साथ लेकर चलते हैं, जिसे लैपटॉप, पॉमटॉप, टैबलेट आदि नाम दिए गए हैं। आज का लगभग प्रत्येक मोबाइल फोन भी मिनी कंप्यूटर का ही एक रूप है। कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है। इसकी गणना एकदम सटीक होती है। कंप्यूटर हर सूचना व जानकारी को सुरक्षित रखता है। यही कारण है कि आज बैंक, अनुसंधान, दूरसंचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, उद्योग, प्रकाशन, परिवहन, युद्ध, कला आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। अब देखिए बच्चों उपसंहार। आप इसका उपसंहार कैसे करेंगे? कंप्यूटर का ज्ञान और उसका उपयोग आज अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसीलिए हमें भी कंप्यूटर को अपना मित्र समझना चाहिए और आज से ही इसके प्रयोग की आदत डाल लेनी चाहिए। तो बच्चों आपने देखा कंप्यूटर के ऊपर ये निबंध था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है क्योंकि आज का जो सदी है बच्चों वो प्रौद्योगिकी की सदी है, टेक्नोलॉजी की सदी है। तो ऐसे समय में कंप्यूटर का ज्ञान होना जितना आवश्यक है तो बच्चों इसलिए ये महत्वपूर्ण विषय है आपके निबंध के लिए भी। तो आगे बढ़ते बच्चों। देखिए बच्चों अगला उदाहरण है स्वदेश प्रेम। स्व मतलब अपने देश से प्रेम आप कैसे करेंगे? तो देखिए कभी कभी बच्चों निबंध की शुरुआत सुंदर पंक्तियों से, काव्य पंक्तियों से भी आप कर सकते हैं, जिससे उसकी क्या बढ़ती है? रोचकता बढ़ती है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आपने ये पंक्तियों से शुरुआत की, उसके बाद आप प्रस्तावना को लिख रहे हैं। तो बच्चों ये एक अलग तरीका है निबंध लिखने का। तो आप देखिए और इसका भी प्रयोग करने की कोशिश कीजिएगा। यह सत्य है कि अपने देश से प्रेम न करने वाले व्यक्ति का हृदय पत्थर के समान ही होता है। जिस देश में हमारा जन्म होता है और जिसके अन्न जल से हमारा पोषण होता है उसका हमारा लगाव स्वाभाविक ही है। देश में रहते हुए भले ही हमें इसका अनुभव न हो, किंतु जब हमें अपना देश छोड़कर कहीं और जाना पड़ जाता है तब हमारा दिल भर आता है। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है,
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि बच्चों माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। स्वदेश का महत्व। अब देखिए इस बिंदु में आप क्या लिख सकते हैं, यह स्वाभाविक है कि जिस गांव या नगर में हमारा जन्म होता है और हमारा बचपन व्यतीत होता है, वहाँ के बाग बगीचों, नदियों, तालाबों, गली कूचों से हमारा लगाव होता ही है। यही कारण है कि जब देश पर कोई आंच आती है तो व्यक्ति उसके लिए अपने प्राण भी दे सकता है। मानव जाति के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। कवि राम नरेश त्रिपाठी ने सही ही कहा है, तो उनकी पंक्ति है, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक। वह भी अपनी मातृभूमि पर, यानी कि जो लोग विदेश चले गए हैं, हमारे देश में नहीं है, वो भी क्या करते हैं, इस देश से अपना अनुराग बनाए हुए हैं, क्योंकि ये उनकी मातृभूमि है। अगला बिंदु देखिए बच्चों, देश के प्रति हमारा कर्तव्य। प्रश्न यह उठता है कि देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। किसी देश की प्रगति का आधार उसके नागरिक ही होते हैं। हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए जान भी देने में संकोच नहीं करना चाहिए। किंतु अब यह दुविधा है कि देश की रक्षा करने के लिए तो इतनी बड़ी सेना है और युद्ध तो कोई रोज रोज होते नहीं, फिर हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। वास्तव में अपना काम सच्चाई और निष्ठा के साथ करना ही सच्चा देश प्रेम है। यदि इंजीनियर अपना सर्वोत्तम कार्य करेगा, शिक्षक सही दिशा देगा और नेता भ्रष्टाचार से दूर रहेगा, तो फिर देश निश्चित ही चहुमुखी प्रगति करेगा। उपसंहार, आज देश को आवश्यकता ऐसे नागरिकों की है जो उससे प्रेम करें, अपने काम को ईमानदारी, परिश्रम व लगन से करें। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज में बेईमानी, घृणा, कामचोरी, भ्रष्टाचार और वैमनस्य आदि को प्रोत्साहन मिले। भले ही इसके लिए हमें अपना सुख और आराम त्यागना पड़े, तभी हम सच्चे देश प्रेमी कहला सकते हैं। तो बच्चों, आपने ये स्वदेश प्रेम पर ये उदाहरण देखा, तो इससे आपने सीख लिया कि आपको कभी स्वदेश प्रेम पर निबंध लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चों, आप अपने शब्दों में भी प्रयास कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, एक बार इस पाठ का पुनरावृत्ति यानी कि दोहराव कर लेते हैं। इसमें आपने क्या सीखा। निबंध द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों, घटनाओं को अभिव्यक्त करता है। और दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात आपने सीखी, निबंध के 3 मुख्य अंग हैं। पहला होता है प्रस्तावना, जहाँ से शुरुआत की जाती है, फिर विषय वस्तु जो मुख्य बात होती है, और उपसंहार यानी कि उसका अंत आपको कैसे करना है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छी समझ में आ गया होगा। तो बच्चे ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, निरंतर निबंध लेखन का अभ्यास करते रहिए।